बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी करना है। मैंने आपके सामने पहले लिखा है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अब होता क्या है कि जब हम रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं तो मिलकर वो प्रोडक्ट बना देते हैं। ये जो मैंने लेफ़्ट साइड पे लिखे हैं, आपको पता है इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और ये जो राइट साइड पे लिखा है इनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि सम टाइम प्रोडक्ट जो हैं वो स्टेबल होते हैं और वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते, या प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने का जो ट्रेंड है वो बहुत थोड़ा है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो हम ऐसे रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शंस कह देते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। जो देखें कहाँ से चलते हैं, वो रिएक्टेंट से चलकर प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। यानी आप यूँ समझ लें कि लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। एंड राइट टू लेफ़्ट जो डायरेक्शन है वो उनकी नेग्लिजिबल है, वो वहाँ जाते ही नहीं हैं। उस साइड में उनका दोबारा कन्वर्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो आप इनको डिफ़ाइन करते हैं। आप कहते हैं कि ऐसे रिएक्शंस जो चलते हैं, जो प्रोसीड होते हैं ओनली इन वन डायरेक्शन, और वो जो वन डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है। फॉरवर्ड है आगे जाने की। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, और प्रोडक्ट से दोबारा वापस आना रिएक्टेंट की तरफ, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम यहाँ से ये कहते हैं कि ऐसे रिएक्शंस विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, द रिएक्शंस विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, जो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, जो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, उन्हें हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन में लिख देता हूँ, विच proceed only in one direction। एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, और वो कौन सी डायरेक्शन है बोलिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। इसी तरह हम रिवर्सिबल की बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे आपके सामने ये है, जैसे वाटर की फॉर्मेशन है, ठीक है, बुक में दी हुई हैं और भी एग्जांपल्स। नेक्स्ट जो है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? दोज रिएक्शंस, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नाइट्रोजन है, इसमें हम हाइड्रोजन मिलाते हैं और ये बन जाता है अमोनिया। देखें, नाइट्रोजन मिलाई किसके साथ? 1:3 रेशो के साथ। ठीक है, 1:3, तो आपके पास अमोनिया बन गई। दिस इज़ कॉल्ड अमोनिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं रिएक्शन में मैंने डबल हेड दो एरोज़ लगाए हैं, ऐसे नज़र आ रहे हैं। इन एरोज़ का मतलब जो है वो ये है कि ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। फॉरवर्ड में भी चल रहा है और बैकवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में भी चल रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रही है? अमोनिया।
and ammonia is again going to decompose into nitrogen and hydrogen. इसका मतलब ये है कि ये वाली जो डायरेक्शन है इसको फॉरवर्ड कह रहे हैं, और जो ये यूं जा रही है बैकवर्ड कह लें या रिवर्स कह लें। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इट इज़ गोइंग इन द बोथ डायरेक्शंस, इट इज़ प्रोसीडिंग इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज़ फॉरवर्ड एंड backward. Such type of reactions are called reversible reactions. क्लियर होगी बात। अब जब हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को कुछ देर के लिए चलने देते हैं और हम एक स्टेज आ जाती है कि हम देखते हैं कि फर्दर किसी भी साइड पे कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, मेरी बात समझ में आ रही? कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, तो हम उस स्टेज को केमिकल इक्विलिब्रियम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कह देते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में मज़ीद हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। याद रख लें, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन देखें, मिसाल के तौर पर शुरू में देखें जब ये नहीं बना, ज़ाहिरी बात है पहले तो आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाई है ना, तो शुरू में इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अमोनिया तो है ही नहीं, इसलिए शुरू में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बहुत ज़्यादा है और फॉरवर्ड में तेज़ी से रिएक्शन जाएगा, फॉरवर्ड में तेज़ी के साथ रिएक्शन प्रोसीड करेगा और वक़्त के साथ साथ स्लो होता जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? और फॉरवर्ड की जो कंसंट्रेशन थोड़ी बनेगी शुरू में, ये बात बड़ी अहम है, समझने वाली है कि शुरू में जब टाइम बहुत कम है, मतलब 1 मिनट हुआ है, तो वहाँ तो सारा ये है रिएक्टेंट, ये तो है ही नहीं। अब याद रख लें, आगे हम पढ़ेंगे भी, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो शुरू में रिएक्शन बहुत तेज़ होगा फॉरवर्ड वाला, और रिवर्स वाला स्लो होगा, लेकिन जैसे जैसे वक़्त गुजरता जाएगा फॉरवर्ड वाला रिएक्शन फॉरवर्ड स्टेप का स्लो होता जाएगा और रिवर्स का फास्ट होता जाएगा, और फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, जब दोनों की स्पीड फॉरवर्ड होने की और बैकवर्ड होने की स्पीड बराबर हो जाएगी, उस वक़्त की स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो हम यहाँ पर बयान कर सकते हैं, हम कहते हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज है, केमिकल इक्विलिब्रियम की जो स्टेज है, ये वो स्टेज है जिस पर फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है, क्या वो रिवर्स रिएक्शन की रेट के बराबर होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्लियर? समझ आ गया पॉइंट कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट कहते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन, आप बेशक लिख सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विद इन विच इट प्रोसीड्स। जिस स्पीड के साथ कोई रिएक्शन चलता है, जिस स्पीड के साथ कोई रिएक्शन, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही इक्विलिब्रियम आता है, इरिवर्सिबल के लिए नहीं होता, क्योंकि उसमें तो बैकवर्ड है ही नहीं। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए जब फॉरवर्ड जाने की स्पीड किसके बराबर हो जाएगी? बैकवर्ड आने की स्पीड के बराबर हो जाएगी। तो उस वक़्त हम जो उस स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। हमारे पास एक जनरल एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं। हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, दूसरे का नाम है बी, ये दोनों मिलकर 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक का नाम है सी और दूसरे का नाम है डी। अब अगर आप गौर करें, आप इनका टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान ग्राफ ड्रा कर लें। मसलन देखें, इधर ए एंड बी हैं, ऐसा ही है? बोलो। आपको पता है
शुरू में रिएक्शन बड़ा तेजी से नीचे आएगा, बड़ा तेजी से चलेगा, बड़ा, इसका मतलब ए और बी की कंसंट्रेशन बड़ी रैपिडली डाउन होगी, बड़ी। अब शुरू में देखें ये ऐसे, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, कंसंट्रेशन शुरू में कम होनी शुरू हुई और आहिस्ता 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 फिर कम होना बंद हो गई। फिर टाइम तो गुजर रहा है, टाइम तो, लेकिन कंसंट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक स्टेज आएगी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना ख़त्म हो जाएगी, कंसंट्रेशन बस कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिसाल के तौर पर आप याद रख लें, किसी रिएक्टेंट को आप 100% कंज्यूम नहीं कर सकते। क्या कर सकते? मसलन आपने रिएक्टेंट में लाया, आप ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्टेंट वहाँ से ख़त्म हो गया। प्रोडक्ट बनने के बाद वहाँ से रिएक्टेंट वहाँ रहेगा। यहाँ पर वो ये बात बता रहा है कि कंसंट्रेशन कम होते होते कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई? किसकी? रिएक्टेंट की। आप देखें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। क्या हो रही है? और प्रोडक्ट शुरू में जीरो था। आपको पता है प्रोडक्ट क्या था? जीरो। यहां पे थे आप, जीरो था प्रोडक्ट। और अब आपको पता है प्रोडक्ट बढ़ेगा, बोलो, और वो भी बढ़कर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। बढ़कर क्या हो जाएगा? और ये जो दो लाइनें हैं जिनको आप पैरेलल लाइन कह रहे हैं, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस नेवर टच ईच अदर, कभी टच नहीं करती। ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कभी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बराबर हाँ, ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। बराबर क्या है? रेट। बराबर क्या है? रेट। तो हम यहां पर ये बात कर रहे हैं कि ऐसी स्टेज जिस पर क्या होता है, बोलिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बट हियर द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसी तरह मुतअद्दिद एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पर उसने एक हाइड्रोजन और आयोडीन की भी दी हुई है, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिमिलर है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये जो लाइन मैंने ड्रा की है ये बेसिकली इक्विलिब्रियम टाइम है। मसलन अगर आप यहाँ पर बात करें तो ये जो है यहाँ पर ये TEQ है, इक्विलिब्रियम टाइम। और इक्विलिब्रियम टाइम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या है, बोलो? इक्वल है, बट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ओके, जी। अब हम इस इक्विलिब्रियम को, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब क्यों कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम? पहली बात याद रख लें, ओवरऑल सिस्टम स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, साकन है। यहां पर उसने बात लिखी है, all the reactions occurring at chemical equilibrium become stationary, साकन है। इस स्टेज पर रिएक्शन क्या हो गया, बोलो? स्टेशनरी हो गया। यानी आप नेट मूवमेंट किसी भी जानिब नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई है? जैसे मिसाल के तौर पर आप दो टब पानी के नीचे रख लें, या दो टब के बराबर पानी आप नीचे रख लें, दो टब के बराबर ऊपर रख लें। अब थोड़ा सा पानी आप चेंज कर लें, ऊपर एक टब जितना रह जाए, नीचे 3 टब जितना हो जाए, ठीक है? ये तो नेट मूवमेंट हो गई। उसके बाद आप मोटर लगा के जितना पानी ऊपर से नीचे लेकर आएंगे, इतना ही नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे। तो इसका मतलब ओवरऑल मूवमेंट तो हो रही है, मूवमेंट तो, लेकिन चेंज नहीं आ रही, किसी जानिब चेंज
जितना जितना प्रोडक्ट ऊपर है उतना ही रिएक्टेंट नीचे है, जितना रिएक्टेंट ऊपर है उतना ही प्रोडक्ट नीचे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर एक और हम एग्जांपल देते हैं कि 10 स्टूडेंट उधर खड़े कर लें, 10 इधर खड़े कर लें, ठीक है, उनमें से 3 इधर आ जाएं तो इधर 13 हो गए, उधर 7 हो गए, ऐसे ही है। अब उधर से 2 भागें इधर और उधर से भागें 2 उधर, तो ये स्पीड उनकी बराबर है, इसीलिए उनकी तादाद उतनी ही रहेगी जितनी उधर 7 इधर 13, तादाद चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो दोनों मूव कर रहे हैं इधर से उधर और उधर से इधर, वो दोनों की तादाद यानी स्पीड बराबर है। अगर उनकी स्पीड वेरी करेगी, एक जल्दी भाग के पहुंचेगा, तादाद वेरी कर जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब तादाद कंसंट्रेशन है और उनका भागना स्पीड है। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया पॉइंट? अब ये बात आपने ज़हन में रख लेनी है कि बात यह है कि ये सिस्टम जो है ओवरऑल स्टेशनरी है, लेकिन चूंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट, अंदरूनी तौर पे सिस्टम चल रहा है। रिएक्टेंट्स आर साइमल्टेनियसली कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर साइमल्टेनियसली कन्वर्टिंग इनटू, सो द सिस्टम इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसलिए डायनामिक कहते हैं क्योंकि ओवरऑल सिस्टम, इसमें कोई शक नहीं, स्टेशनरी है, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए हम इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। 2 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है CM गोल्डबर्ग और दूसरे का नाम है P वेज। इन दोनों ने 1864 में लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया। इन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिंपल वर्ड में एक्टिव मासेस, वो कंसंट्रेशन को कह रहा है। किसको कह रहा है? वो कह रहा है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन, रेट ऑफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर कंसंट्रेशंस। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट A और B पर डिपेंड करती है, A और B की कंसंट्रेशन पर, और रिवर्स रिएक्शन की जो रेट है वो C और D पर डिपेंड करती है। यूं समझ लें कि अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स ये हैं, और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिएक्टेंट्स C और D हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? अब यहां पर वो क्या कह रहा है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन विद विच इट मूव्स, वो स्पीड जिसके साथ वो मूव करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टेटमेंट पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर हम मैथमेटिकली लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A and concentration of B। क्लियर? समझ आ गई? पॉइंट क्लियर? प्रोपोर्शनैलिटी को हम ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे तो हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कह लें इसको, ताकि क्लियर हो जाए कौन सी बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है KF लगाएंगे कांस्टेंट, क्या लगाएंगे, और N2 B। Rate of forward reaction is directly proportional to the concentration of, बोलो, A and B। क्लियर? समझ आ गई? शाबाश। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिवर्स की, तो हम लिखते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन
is directly proportional to concentration of C and concentration of D. क्लियर? अब हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर है KR C इंटू D। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखी हैं, दे डिनोट द कंसेंट्रेशंस, दे डिनोट द, और कंसेंट्रेशन जो होती है वो आपने पढ़ा है बराबर होता है N/V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? और इसका फिर यूनिट होगा मोल पर डीएम क्यूब। क्या यूनिट होगा? मोल पर डीएम क्यूब। इसका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेज, एट इक्विलिब्रियम स्टेज, आपको पता है इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होती है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्लियर? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होती है। तो इसका मतलब यहां पर आप लिख देंगे कि एफ ए एन टू बी बराबर है KR C इंटू D। क्लियर? कन्वेंशनली हम क्या करते हैं, आर्क इसको उधर ले जाएं तो KF डिवाइडेड बाई KR बराबर है C इंटू डिवाइडेड बाय A इंटू B। ये जो KF/R है इसको हम KC कहते हैं। KF/R इज इक्वल टू KC एंड KC जो है इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका मतलब इसकी जगह पर आप KC लिख दो C इंटू D डिवाइडेड बाय A इंटू B। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? शाबाश। अगर हम मोर जनरल फॉर्म लिख लें, मोर जनरल फॉर्म, मोर जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन, उसमें आप क्या करो, उसमें आप A प्लस B, देखें ये जो मैंने कैपिटल A के साथ स्मॉल a लिखा है, ये इक्वेशन का बैलेंस्ड कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट है, बैलेंस्ड इक्वेशन का कोफिशिएंट है। जब हम उसके लिए डायरेक्ट KC लिखेंगे तो ये उसकी स्क्वायर ब्रैकेट की पावर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पावर्स बन जाएंगी। कैसे बनेगी देखें जरा। KC बराबर है CS की पावर स्मॉल c DS की पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाई A इसकी पावर स्मॉल a और B इसकी पावर स्मॉल b। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ठीक होगी बात? तो ये उनकी पावर्स बन जाएंगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए।